तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को दगा देकर अमेरिका ने मिलाया ईरान से हाथ। ईरान को सौंप दी मोसाद के टॉप कमांडरों की लिस्ट। अब हमास नेताओं की हत्या करने वाले इजराइल के एजेंटों का होगा खात्मा। इजराइल को अमेरिका ने दिया बीच जंग में धोखा। आजम खान और उनके परिवार की रिहाई की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आजम खान पर लगे आरोपों को बताया झूठा। अमेरिका का साथ छोड़ने के बाद मुंह के बल गिरा इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बात। गाजा पट्टी में जंग रोकने के लिए तैयार हुआ इजराइल। मोदी सरकार ने की साजिश मोदी सरकार की साजिश से हारी विनेश फोगाट। भारत लौटने पर राकेश टिकैत ने लगाया आरोप। बोले जब जज वकील बन जाए तो सजा निश्चित है। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित करना शर्मनाक। विरोध में उतरी मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, बताया गलत। रूसी सेना में फंसे भारतीयों की जल्द रिहाई को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर परिवारों ने मोदी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार से कार्रवाई न करने की मांग। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचा बीजेपी का सांसद। कहा राहुल गांधी हैं ब्रिटिश, इसलिए भारत की नागरिकता होनी चाहिए रद्द। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को दगा देकर ईरान के साथ पहुंचा अमेरिका। अमेरिका ने सौंप दी मोसाद के टॉप कमांडरों की लिस्ट। अब इजराइल का होगा खात्मा। जो दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव 7वें आसमान पर है। इसी तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को दगा देकर ईरान का साथ देने का ऐलान किया है, जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल से बदला लेने में ईरान की मदद करने के लिए उसका जानी दुश्मन आगे आया है। अमेरिका अब अपने दोस्त इजराइल को दगा देकर दुश्मन ईरान से दोस्ती निभाने चला है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में अमेरिका ने ईरान को इजराइल की मोसाद कंपनी के उन एजेंटों की लिस्ट सौंपी है जो इस्माइल हानिया की हत्या में शामिल थे। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक सूत्रों ने बताया है कि ओमान की मध्यस्थता से एक उच्च स्तरीय अमेरिकी सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल ने सीक्रेट तरीके से ईरान की यात्रा की है। ईरान और अमेरिका के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस बैठक में अमेरिका ने ईरान से तनाव करने की बात कही है। साथ ही इजराइल के जिन भी मोसाद के कमांडरों ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की थी उनकी लिस्ट भी सौंप दी है। और अमेरिका ने वादा ईरान से किया है कि ईरान अगर इनको मारेगा तो अमेरिका उनका साथ देगा, लेकिन ईरान इजराइल पर फिलहाल हमला ना करे। वहीं ईरान ने इसीलिए अभी तक हमला नहीं किया है, यानी अमेरिका अब चुन चुनकर इजराइल के मोसाद सेंटर के कमांडरों को मरवाएगा, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आजम खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जो दोस्तों आपको बता दें कि काफी समय से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई को मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर लगे आरोपों को झूठा बताया है और उनकी रिहाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता अब्दुल गफ्फार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ राजनीतिक मोहम्मद आजम खान पर जनपद रामपुर के प्रशासन ने 180 फर्जी मुकदमे लगाए हैं और उन्हीं मुकदमों के दम पर उनको जेल भेजा गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के साथ छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम से फोन पर की बात। बंधकों की तत्काल रिहाई के साथ गाजा में युद्ध रोकने की दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान की पिटाई से बचने के लिए इजराइल लगातार दुनिया भर के देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से गाजा पट्टी में जंग रोकने और ईरान से हमला न करने की सिफारिश की है और प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि वह बंधकों की तत्काल हमास से रिहाई करवाएंगे, लेकिन गाजा पट्टी में उनको जंग रोकनी पड़ेगी और आगे फिलिस्तीनियों पर हमला नहीं करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के
प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात को मान गए हैं और उन्होंने गाजा पट्टी से अपनी सेना और युद्ध रोकने की अपील कर दी है। यानी अमेरिका का साथ छोड़ते ही दुनिया भर के देशों के सामने इजराइल गिड़गिड़ाने लगा है और रहम की भीख अब दुनिया भर के देशों से मांग रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार की साजिश से हारी विनेश फोगाट, राकेश टिकैत ने लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि विनेश फोगाट ओलंपिक मामले पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने की। उन्होंने सवाल किया है कि जब पूरी मैनेजमेंट की टीम विनेश फोगाट के साथ थी तो अचानक उसका वेट कैसे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ये पूरा देश कहता है कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है और विनेश फोगाट के साथ साजिश के साथ मोदी सरकार भी शामिल है और मोदी सरकार ने ही विनेश फोगाट के साथ ये साजिश की है। वहीं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जब जज वकील बन जाए तो सजा निश्चित है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में मोदी के ही विधायक मंत्री बैठे हुए थे इसलिए उनको न्याय नहीं मिला और विनेश फोगाट को अब कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित करना शर्मनाक, विरोध में उतरी मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा। दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज के डॉन अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ और पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित करने पर मुरादाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा विरोध में उतर आई हैं। रुचि वीरा ने अधिकारियों को सम्मानित करने को शर्मनाक और अफसोसजनक बताया है और कहा है कि ये लोग किस तरीके से एनकाउंटर करते हैं ये पूरा देश जानता है और इन्होंने गलत तरीके से असद का एनकाउंटर किया, इसलिए किसी भी कीमत पर पुलिस टीम का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों का सम्मान किया गया तो आने वाले वक्त में ये आम जनता को भी एनकाउंटर में मार गिराएंगे। रुचि वीरा ने अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम का विरोध किया है सम्मान करने पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूसी सेना में फंसे भारतीयों के परिवारों का दूतावास और इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें कि देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई परिवार राजधानी दिल्ली पहुंचे और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन परिवारों की मांग है कि सरकार रूसी सेना में फंसे उनके परिजनों को जल्द से जल्द रिहा करवाए। मालूम हो कि रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच रूसी सेना में तैनात कई भारतीयों की जान गई है। इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने संसद में बताया था कि इस युद्ध में अब तक 8 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 69 को रूसी सेना से जल्द रिहाई मिलने का इंतजार है। रूसी सेना में तैनात इन भारतीयों के परिवार सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई भी मोदी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी बात से ये लोग नाराज थे और उन्होंने दिल्ली में इंडिया गेट के सामने मोदी का विरोध किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा बीजेपी का सांसद, पूरे देश में मचा बवाल। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दी है। उन्होंने अपनी याचिका में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने नागरिकता रद्द करवाने के लिए गृह मंत्रालय से भी मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली है और अगले सप्ताह इसकी सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पिछले सप्ताह ही आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इस मामले को लेकर अगस्त 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उदाहरण देते हुए कहा था कि किसी एक देश के नागरिक एक होता है, दो नहीं हो सकते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होंगे मतदान, हरियाणा में इस दिन होगी वोटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने आज 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। मतदान 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर 2024 को मतदान होंगे। वहीं नतीजे 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के आएंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें से 74 सामान्य और 16 आरक्षित यानी एसटी एससी की हैं। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव 90 सीटों के लिए होंगे, जिनमें से 73 सामान्य और 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान किया है। बहुत समय से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग उठ रही थी, लेकिन फाइनली चुनाव आयोग ने मोदी सरकार और जनता की मांग को मानते हुए चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं का कार्यकाल 3 नवंबर और 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी योजना बनाई है। वहीं आपको बता दें कि भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है।